हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम की महामैराथन क्लास, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले पेपर का एक वीडियो लगा दिया था जिसके अंदर लगभग 80 से 90% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, और अब बात करेंगे हम सेकेंड पेपर की, यानी जो आपका एमए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पेपर 2 रहने वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसी वीडियो के अंदर हम 35 से 40 मिनट के अंदर हम पूरा महामैराथन क्लास को अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाए। तो पेपर नंबर 2 रहने वाला आपका। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सभी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। और आपके जो एमए पॉलिटिकल साइंस है, मैंने आपको वादा किया है कि चारों पेपर आपको अच्छे से करवाने वाला हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी देखें और आपके अच्छे अंक आए। क्योंकि अगर एक भी विद्यार्थी के ब्रेक लगती है या किसी के भी अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं हमारे छात्र हितों के लिए वो नुकसान रहता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है कि भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का विवेचन कीजिए। ये आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ करने वाले क्वेश्चन होंगे ताकि आपके यहां से अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन सही होने वाला है। विद्यार्थियों, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप काफी हद तक ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेजों ने भारत में एक संगठित, केंद्रीकृत तथा नियम आधारित प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की थी, जिससे स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया था। ब्रिटिश भारत का मुख्य उद्देश्य भारत पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, किंतु उसके साथ साथ उन्होंने कई प्रशासनिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का विकास भी किया। ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना की थी, जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था। यह सेवा प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन तथा निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थी। स्वतंत्रता के बाद यही व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के रूप में विकसित हुई। जो आप आज देखते हो कि भारत की सबसे बड़ी एक परीक्षा है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का एग्जाम, ठीक है, तो वो होती है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, कलेक्टर व्यवस्था तथा सचिवालय प्रणाली भी ब्रिटिश व्यवस्था की देन मानी जाती है। फिर अंग्रेजों ने कानून आधारित प्रशासन को बढ़ावा दिया और भारतीय दंड संहिता IPC यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय दंड संहिता IPC धारा और दंड प्रक्रिया संहिता तथा सिविल सेवा नियम जैसे अनेक कानून आज भी प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बने हुए हैं। संस्थात्मक शासन प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली तथा संघीय ढांचे का विकास भी ब्रिटिश मॉडल से आधारित है। फिर हालांकि ब्रिटिश प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकरण, लाल फीताशाही तथा जन सहभागिता का अभाव था। प्रशासन जनता की सेवा के बजाय शासकों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता था। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन को लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी स्वरूप देने का प्रयास किया गया। अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन की संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाएं एवं संस्थाएं ब्रिटिश प्रशासन की देन है। यद्यपि स्वतंत्र भारत में इन्हें लोकतांत्रिक मूल्य एवं लोक कल्याण की भावना के अनुरूप परिवर्तित किया है। फिर आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय प्रशासन के संवैधानिक संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं लगभग आपके एग्जाम में आएंगे और आप चाहो तो इनकी PDF भी ले सकते हो। PDF लेने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रखी है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां से नंबर मिल जाएंगे, आप वहां से मैसेज करोगे तो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ध्यान रखें, PDF फ्री नहीं है, आप चारों पेपर के साथ में लोगे तो आपको कॉम्बो के अंदर ऑफर मिल जाएगा, या आप एक सब्जेक्ट की पेपर भी ले सकते हो। तो दूसरा पेपर आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारतीय प्रशासन के संवैधानिक संदर्भ को विकसित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय प्रशासन का आधार भारतीय संविधान है। संविधान प्रशासनिक संस्थाओं की संरचना, शक्तियों, कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है। इसी कारण भारतीय प्रशासन को संवैधानिक प्रशासन भी कहा जाता है। संविधान प्रशासन को वैधानिकता, लोकतांत्रिक दिशा तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भारतीय संविधान ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। साथ ही अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों का विभाजन सुनिश्चित किया गया है। इससे प्रशासन में संतुलन एवं समन्वय स्थापित होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, यानी संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी जो काम काज होता है या साइन का काम होता है वो सारा का सारा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को होता है। लेकिन जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास या मंत्रिपरिषद के पास होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 और 74
वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 53 और 74 प्रशासनिक स्थितियों का आधार प्रदान करते हैं। राज्यों में यही व्यवस्था राज्यपाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से कार्य करती है। जैसे देश के अंदर बात करें तो देश के अंदर जिस प्रकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार अपने जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हो गए, या मान लो जो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं वो हरिभाऊ बागड़े, उसी प्रकार से क्या होते हैं कि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। फिर क्या होता है कि भारतीय प्रशासन में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ होता है कि प्रशासन कानून के अनुसार कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यानी चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या कोई भी मुख्यमंत्री है, कोई भी सीएम है, मंत्रिपरिषद है, वो किसी भी देश के कानून से ऊपर नहीं होगा। यानी मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रशासनिक मनमानी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि प्रशासन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। यानी अगर जो अपने मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार होते हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं। अगर उनका हनन होता है, हम किसी प्रकार से उनका अगर स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते तो न्यायपालिका उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती है, अपना अधिकार दिला सकती है। फिर संविधान सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देता है। नीति निर्देशक तत्व हो गए या उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक प्रशासन समानता स्थापित करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी आधार पर सरकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी योजनाएं यह संचालित करती है। निष्कर्षतः भारतीय संविधान का संपूर्ण ढांचा संविधान पर आधारित है। संविधान प्रशासन को लोकतांत्रिक, उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करता है। फिर आपके लिए जो 3 नंबर प्रश्न रहने वाला है कि भारतीय प्रशासन में संघवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास जो बीकानेर संभाग के सभी विद्यार्थी यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय उन सब के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या साथ में कोई भी यूनिवर्सिटी है जिनका ये सिलेबस लगता है वो भी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है भारतीय प्रशासन में संघवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, भारत ने संविधान के माध्यम से संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। कौन सी व्यवस्था को अपनाया? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। संघवाद का अर्थ क्या होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होना। भारतीय प्रशासन में संघवाद का विशेष महत्व है क्योंकि भारत एक विशाल एवं विविधता वाला देश है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब, चैनल कौन सा है? एसपी क्लासेस बीकानेर, नाम याद कर लेना। यूट्यूब चैनल का नाम है एसपी क्लासेस बीकानेर। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ले और साथ में ये जो नंबर दे रखे हैं आप उन पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ फ्री नहीं है, इसका चार्ज रहेगा। एक सब्जेक्ट लोगे तो एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, बाकी आपको कॉम्बो के अंदर भी यानी चारों सब्जेक्ट का साथ में भी आपको लेना है तो मिल सकता है। विद्यार्थियों, साथ में फिर बात करते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से किया जाता है और रक्षा, विदेश नीति एवं मुद्रा जैसे विषय केंद्र के अधीन माने जाते हैं, जबकि पुलिस हो गया, केंद्रीय कृषि एवं स्थानीय प्रशासन राज्यों के अधीन रखे गए। शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं और जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो अपने रक्षा है, विदेश नीति है, मुद्रा जैसे विषय जो होते हैं किसके अधीन होते हैं? वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इसी के साथ पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, ये सब राज्यों के अधीन होते हैं। यानी इससे ऐसी जो व्यवस्था होती है, पुलिस की व्यवस्था वो राजस्थान के अंदर आएगी, ठीक है। और साथ में शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह हो गए जैसे जो कार्य होते हैं ये सारे के सारे समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। 3 सूची होती है ना, एक तो होती है केंद्र सूची, एक राज्य सूची यानी केंद्र को संघ सूची भी बोलते हैं, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की विशेषता यह भी होती है कि इसके अंदर एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र राज्यों पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और भारतीय वित्तीय नियंत्रण केंद्र को भी अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। फिर आता है कि संघवाद प्रशासन के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारें क्षेत्रीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझती है। इससे प्रशासन अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनता है। इसके साथ ही सहकारी संघवाद की अवधारणा केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। नीति आयोग इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं, हालांकि केंद्र राज्यों में कई बार विवाद भी उत्पन्न होते हैं, जैसे वित्तीय संसाधनों का बंटवारा होना और राज्यों की राज्यपाल की भूमिका होना, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना। फिर भी भारतीय संघवाद ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए प्रशासनिक संतुलन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अंततः कहा जा सकता है कि संघवाद भारतीय प्रशासन की आधारभूत विशेषता है जो विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय सचिवालय की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। केंद्रीय सचिवालय की संरचना और कार्यों का वर्णन करना है। तो
तो विद्यार्थियों, केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह नीति निर्माण, समन्वय एवं प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र तंत्र है। सचिवालय मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों का संचालन सुनिश्चित करता है और केंद्रीय सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभागों में विभाजित होता है। प्रत्येक मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अन्य अधिकारी कार्य करते हैं। ये व्यवस्था प्रशासनिक कार्य को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाती है। केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कार्य नीतियों का निर्माण करना होता है। याद कर लेना यहाँ से कि केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है नीतियों का निर्माण करना। मंत्री राजनीतिक निर्णय लेते हैं, जबकि सचिवालय उन्हें आवश्यक तथ्य, आंकड़े एवं सुझाव उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त सचिवालय विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट आपके लिए जो अगला पॉइंट है कि सचिवालय संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो सचिवालय होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तैयार करता है तथा संसदीय समितियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सचिवालय बजट निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक सुधारों में योगदान भूमिका निभाता है। केंद्रीय सचिवालय की एक महत्वपूर्ण अन्य विशेषता यह भी है कि स्थायित्व एवं विशेषज्ञता। क्या है कि केंद्रीय सचिवालय की एक अन्य विशेषता इसकी स्थायित्व एवं विशेषज्ञता है, यानी मंत्री राजनीतिक परिवर्तन के कारण बदल सकते हैं, लेकिन सचिवालय के अधिकारी स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होता है। इससे प्रशासनिक नियंत्रणता बनी रहती है। हालांकि सचिवालय पर लाल फीताशाही, विलंब एवं अत्यधिक औपचारिकता के आरोप भी लगाए जाते हैं। कई बार निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से इसे अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका एवं महत्व विवेचन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर आपके लिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका और महत्व का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट के पीएमओ, भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं समन्वयकारी स्थान है और यह प्रधानमंत्री को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। वर्तमान समय में पीएमओ भारतीय प्रशासन का सबसे प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। पीएमओ का प्रमुख कार्य प्रधानमंत्री को नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में सहायता देना है और ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में संबंधित घटक सूचनाएं, रिपोर्ट, सुझाव प्रधानमंत्री को उपलब्ध करवाता है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री प्रशासनिक कार्यों की निगरानी एवं नियंत्रण स्थापित करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। जब किसी विषय में कई बार मंत्रालय शामिल होते हैं तब पीएमओ समन्वयकारी भूमिका निभाता है। कौन सी निभाता है? समन्वयकारी भूमिका निभाता है। पॉइंट याद कर लेना। यह सरकार की प्राथमिकताओं एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। पीएमओ राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, आर्थिक नीति, प्रशासनिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी जैसे अगर देश के अंदर बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आपातकाल की बात करें, कोई प्रकार का जो आक्रमण होता है उसकी बात करें, विदेश नीति की बात करें, किसी देश के साथ अगर कोई तालमेल बैठाना है या कोई नीति अपनानी है, आर्थिक नीति हो गई, प्रशासनिक सुधार हो गए, इन सब के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पीएमओ। कौन निभाता है? पीएमओ। प्रधानमंत्री राहत कोष का संचालन भी इसी कार्यालय द्वारा करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी अगर फंड है या मान लो अगर अपने को लेना है तो वो पीएमओ फंड होता है, उसके अंदर संचालन भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। फिर इसके अतिरिक्त जनता की शिकायतें एवं सुझावों पर भी पीएमओ ध्यान देता है। फिर समय के साथ पीएमओ की शक्तियों एवं प्रभाव में वृद्धि भी हुई है। जैसे विशेष रूप से मजबूत नेतृत्व वाले प्रधानमंत्रियों के समय पीएमओ अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इससे प्रशासनिक निर्णयों में तीव्रता एवं प्रभावशीलता देखी जाती है, लेकिन कई बार अत्यधिक केंद्रीकरण की आलोचना भी की जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भारतीय प्रशासन का केंद्रीय तंत्र होता है जो नीति निर्माण, प्रशासनिक समन्वय एवं शासन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इस पॉइंट का क्या मतलब है कि समय के साथ जैसे प्रधानमंत्री अगर शक्तिशाली है, उसके निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी है, अगर विदेश नीति है उसकी अच्छी है, तो उसी प्रकार से वो कार्य अच्छा करेगा। लेकिन अगर किसी के क्या में कार्यकाल के अंदर ऐसा आ जाता है कि उसकी वर्दी नहीं है, उसके पास शक्ति का पावर का यूज नहीं करता है, यानी हमें भी हमारा दिमाग होता है, आपके अगर उदाहरण की अगर बात करें, हमारा जो दिमाग है वो सभी का सेम होता है, ठीक है। हो सकता है किसी का अलग होता है, कुछ मंदबुद्धि होता है, कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन हमें जब पढ़ाया जाता है तो सभी विद्यार्थियों को, यानी अगर आज मैं क्लास ले रहा हूं, अगर हो सकता है आप कहीं कहीं से देख रहे हैं, जैसे गंगानगर से, बीकानेर से, हनुमानगढ़, चूरू या कोई भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं,
तो हो सकता है कि सभी को एक जैसा याद नहीं हो या किसी को अलग अलग हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का काम तो एक ही है ना, यानी प्रधानमंत्री का काम तो वो ही है ना, लेकिन वो हो सकता है कि कोई अलग करे, कुछ अलग करे। लेकिन यही बात मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियां उसके अंदर प्रभाव देखने को या उसके अंदर अंतर देखने को मिलते हैं। फिर छठा प्रश्न आपके लिए कि वित्त मंत्रालय के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। वित्त मंत्रालय की अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह देश की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का निर्माण एवं संचालन करता है। सरकार की आय, व्यय, कर व्यवस्था, बजट निर्माण तथा आर्थिक विकास से संबंधित कार्य इसी मंत्रालय के अधीन होते हैं। वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रमुख वित्त मंत्री होता है, ये सभी को पता है। यानी वित्त मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। प्रशासनिक दृष्टि से ये विभिन्न विभागों में विभाजित है, जैसे आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। प्रत्येक विभाग का प्रमुख सचिव स्तर पर अधिकारी होता है। वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक बजट तैयार करना है। वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? वार्षिक बजट तैयार करना। बजट के माध्यम से सरकार अपनी आय और व्यय, आय होती है इनकम, व्यय होता है खर्च करना, यानी आय और व्यय की योजना प्रस्तुत करती है और ये मंत्रालय पर नीति निर्धारण करती है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व संग्रह करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कि आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मुद्रास्फीति नियंत्रण, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी, इसके अंदर मुद्रास्फीति होगी है। फिर मुद्रास्फीति नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन एवं विदेशी निवेश से संबंधित नीतियां तैयार करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों को प्रभावी बनाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी भी करता है। सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना भी इसकी जिम्मेदारी होता है। हालांकि वित्त मंत्रालय को राजकोषीय घाटा, बेरोजगारी, महंगाई एवं आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण इसकी भूमिका एवं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो वित्त मंत्रालय भारतीय प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ है, जो देश की आर्थिक स्थिरता एवं विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में जिला कलेक्टर की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। देखो इसके अंदर लघुतरात्मक क्वेश्चन करवा रहे हैं। लघुतरात्मक क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि सारी जानकारी इसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि बात करें अगर जिला कलेक्टर की तो उसकी बहुत शक्तियां हैं, उसके बहुत कार्य होते हैं, लेकिन हम इस प्रश्न के अंदर उतना ही पढ़ेंगे जो आपको लिखना होता है। लगभग मान के चलिए कि 200 से 250 शब्द इतने ही लिखने होते हैं, ठीक है। बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको 400 से 500 पेज शब्द होते हैं, जैसे मान लो कि 4 से 5 पेज के अंदर, वो भी क्वेश्चन इसी पीडीएफ के अंदर, लेकिन हो सकेगा तो इसी वीडियो के अंदर करवा देंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप पीडीएफ लेकर अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर पॉइंट्स या साथ में उसकी थ्योरी के आधार पर अच्छे से नोट्स तैयार किए हुए। बात करें अगर भारत में जिला कलेक्टर की भूमिका, तो जिला प्रशासन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई है तथा जिला कलेक्टर इसका प्रमुख अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर को जिले का प्रमुख प्रशासक कहा जाता है। ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना मुख्यतः राजस्व संग्रह के उद्देश्य से की गई थी, किंतु वर्तमान समय में इसकी भूमिका बहुआयामी एवं विकासोन्मुख हो गई। यानी जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, पूरा जिले का प्रमुख होता है। क्या होता है? जिले का प्रमुख होता है। आज जिला कलेक्टर की प्रशासन यानी जिले का प्रमुख नहीं, यानी जिले के अंदर जितने गांव आते हैं, आप सोच रहे हो कि सर बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर जिले का नहीं, बीकानेर जिले के अंदर जितने गांव आते हैं, तहसील आते हैं, जितना जो प्रशासन में क्राइटेरिया आता है उसका पूरा क्या होता है, प्रबंधन होता है। फिर आज जिला कलेक्टर प्रशासन, विकास, कानून व्यवस्था तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जिला कलेक्टर जिले के राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। वे विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता है। यानी जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, मुख्य रूप से राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, वहां का जो मेन होता है वो होता है। फिर विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता है। यानी कोई भी प्रकार की अगर आज कोई रैली है या मान लो अगर वहां पे कौन आता है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर बात करें बीकानेर के अंदर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भजन लाल जी शर्मा आ रहे हैं या आगे, तो उनसे भी क्या होता है कि उसका जो नियंत्रण होता है, प्रशासनिक कितनी व्यवस्था वहां पे लगानी है, कितनी फोर्स लगानी है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, वो कलेक्टर का होता है। यानी वो उसको ऑर्डर सम्मिलित करेगा कि आपको ये करना है। अगर विद्यालयों की बात करें, विद्यालय खुला रखना है या छुट्टी करनी है, नहीं करनी है, ज्यादा वर्षा होगी है, अवकाश रखना है, ये सारा काम कौन करता है? कलेक्टर पावर होता है। कौन का होता है? कलेक्टर पावर करता है। फिर राजस्व प्रशासन के अंतर्गत भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव हो गया, भू राजस्व संग्रह हो गया, भूमि विवादों का समाधान हो गया। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी किसके पास होती है? ये होती है कलेक्टर के पास।
फिर कलेक्टर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये सभी को पता है। जैसे मान लो कहीं पर अगर कुछ रैली निकल रही है, मान लो कोई कार्यक्रम है बड़ा सा, ठीक है, तो वहां पर अगर शांति व्यवस्था स्थापित करनी है, पुलिस की अगर तैनाती करनी है वहां पे, तो सारे के सारे जो सभी के सभी जो नियम होता है या कानून होता है वो सारे के सारे किसके होंगे, कलेक्टर साहिबा के होंगे या कलेक्टर के महोदय के होंगे, ठीक है। फिर दंगे, आंदोलन या आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना भी इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। फिर वर्तमान समय में जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, रोजगार, ग्रामीण सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। यानी साथ में अगर बात करें कलेक्टर महोदय की, जैसे मान लो अगर शिक्षा की अगर बात करें, ग्रामीण समाज के अंदर या कोई प्रकार के अगर ऐसे काम आ जाते हैं तो उसके अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी कलेक्टर की भूमिका है। जैसे आज देखते हैं हम जिलों के अंदर, बहुत जिलों के अंदर ये रोजगार मेले लगते हैं, उसकी भी जो मेन मुख्य भूमिका होती है वो कलेक्टर की होती है, ठीक है। कलेक्टर उनको आदेश जारी करता है। जैसे मान लो आपके ये आज बेरोजगारी भत्ते चल रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी निगरानी पूरी की पूरी कलेक्टर साहब की हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे क्रियान्वयन की निगरानी कौन करता है, कलेक्टर करते हैं। कौन करते हैं, कलेक्टर करते हैं। फिर आपदा प्रबंधन में भी जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश के अंदर आपदा आ गई है, मान लो जिले के अंदर आ गई है, बाढ़ की समस्या बन गई, कोई प्रकार की आ गई है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, जिला कलेक्टर की होती है। फिर बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी जैसी परिस्थितियों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व तो वही करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जिला प्रशासन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही थी। हालांकि अत्यधिक कार्यभार, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं जिला प्रशासन की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। फिर भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर का पद सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासन की रीढ़ है, जो शासन और जनता के बीच सेतु का रूप में कार्य करती है। यह प्रश्न लगभग आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गए। यानी डाउट जो होते हैं ना, हमारा बड़े प्रश्न का करने का उद्देश्य क्या होता है, आप अगर जो अच्छे से करते हैं या मान लो 3 से 4 पेज लिखते हो, आप सर बोलते हो कि सर हमारे पेज नहीं भरते, हम नहीं लिख पाते, तो वो होता है मेन पॉइंट्स को पकड़ना। यानी जैसे मान लो कि उनका होता है कि जैसे मान लो आपने पॉइंट बना लिया, कलेक्टर का कार्य बाढ़, सूखा या मान लो आपदा प्रबंधन में, उसके अंदर आप आराम से 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। जैसे मान लो स्वास्थ्य संबंधित लेकर, ग्रामीण योजना लेकर, या मान लो और भी जैसे मान लो प्रशासनिक व्यवस्था लेकर, या मान लो कि दंगे रोकना, ऐसे पॉइंट्स आप बनाकर अच्छे से, जो बच्चा खुद के आधार पर, दम के आधार पर पॉइंट्स बनाएगा, चाहे वो यूजी के एग्जाम है या पीजी के एग्जाम है, उनके अंदर उनको सफलता ज्यादा मिलती है। मेन चीज क्या होती है, अपने खुद के वर्ड्स लिखने। यानी आप एग्जाम के अंदर आप खुद की लैंग्वेज के अंदर बना के लिखोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए 8 नंबर है कि भारत में आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने विद्यार्थी अभी देख रहे हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। तो भारत एक विशाल एवं विविधताओं वाला देश है, जहां बाढ़, सूखा, चक्रवात और महामारी जैसी प्रशासनिक एवं मानव जनित आपदाएं समय समय पर उत्पन्न होती रही है। ऐसी परिस्थितियों में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख उत्तरदायित्व जिला कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट का होता है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जनधन की हानि को कम करना और सामान्य स्थिति को शीघ्र पुनर्स्थापित करना होता है। जिला प्रशासन आपदा पूर्व तैयारी, राहत कार्य, बचाव कार्य, पुनर्वास कार्यक्रम का संचालन करता है। आपदा आने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, चेतावनी प्रणाली, यानी आपके पास जैसे आ जाते हैं कि या मान लो फोन में संदेश आता है, SMS आता है ना कि आज भारी वर्षा होने की संभावना है, ये सब कौन करवाता है, ये जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है या कलेक्टर के जो आदेश है, वहाँ से कैसे रिसाइल भेजा जाता है, वहाँ से आपको क्या करते हैं, ऊपर से जो आदेश आते हैं वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है। फिर चेतावनी प्रणाली होगी, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, ये प्रशासन का दायित्व माना जाता है। फिर आपदा के समय जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग या अग्निशमन विभाग, या अग्निशमन कौन से, जो अपने फायर ब्रिगेडर्स होते हैं, ठीक है। फिर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है, प्रभावित लोगों को सुरक्षित लोगों तक पहुंचाता है और भोजन, पानी एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, राहत शिविरों का संचालन करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है। ये लाइन याद कर लेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसकी जो स्थापना है वो 2005 में होती है, इसका अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। और ये संस्था आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लागू करने, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन एवं टीकाकरण कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इससे जिला प्रशासन की महत्ता और अधिक स्पष्ट हो गई थी। हालांकि संसाधनों की कमी, तकनीकी अभाव एवं बढ़ती जनसंख्या जैसी समूह चुनौतियों आपदा प्रबंधन को
कठिन बनाती है। इसलिए आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। निष्कर्षतः जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जो संकट की स्थिति में जनता की सुरक्षा एवं राहत सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, सार्वजनिक उपक्रम वे संस्थाएं होती हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है। उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता बल्कि जन कल्याण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विस्तृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। फिर भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को मुख्यतः 3 प्रतिरूप है। एक तो विभागीय उपक्रम, एक सार्वजनिक निगम तथा एक होता है सरकारी कंपनी। तो विभागीय उपक्रम की अगर बात करें तो वे सार्वजनिक उपक्रम का सबसे पुराना स्वरूप है। इसका संचालन सीधे सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। रेलवे और डाक विभाग इसके प्रमुख उदाहरण है। इस व्यवस्था में सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है लेकिन निर्णय प्रक्रिया धीमी होती है। दूसरा होता है सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम यानी इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। इन्हें प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तथा खाद्य निगम FCI इसके उदाहरण है। ये व्यवस्था दक्षता एवं उत्तरदायित्व दोनों को संतुलित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है सरकारी कंपनी। क्या आता है? सरकारी कंपनी यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित ऐसी कंपनियां जिनसे कम से कम 51% पूंजी सरकार की होती है, सरकारी कंपनी कहलाती है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL इसका उदाहरण है। यह व्यवस्था निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता एवं सरकारी नियंत्रण का सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं आधारभूत संरचना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। इन्होंने देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया, निजी क्षेत्र के एकाधिकार का नियंत्रित किया। हालांकि कई सार्वजनिक उपक्रम घाटे, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। इसलिए उदारीकरण के बाद सरकार ने विनिवेश एवं सुधारों की नीति अपनाई है। फिर आपके लिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौकरशाही की प्रकृति एवं प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। भारतीय नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था का स्थायी एवं पेशेवर अंग है। ये सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने का कार्य करती है। भारतीय नौकरशाही की जड़ें ब्रिटिश प्रशासन में निहित है होती है और स्वतंत्रता के बाद इसे लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार विकसित किया गया था। उसके बाद कि भारतीय प्रशासन, भारतीय नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं अगर बात करें जिसके अंदर आता है स्थायित्व, पदानुक्रम, नियमबद्धता एवं राजनीतिक तटस्थता है। यानी प्रशासनिक अधिकारी विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS प्रशासनिक एकता एवं दक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि भारतीय नौकरशाही की कई समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे लाल फीताशाही हो गई। इसकी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है अत्यधिक औपचारिकता एवं नियमों के कारण निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। भ्रष्टाचार भी प्रशासन की कार्य क्षमता एवं जनता के विकास को प्रभावित करता है, विश्वास को प्रभावित करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप नौकरशाही की निष्पक्षता को कमजोर करता है और कई बार अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव के कारण स्वतंत्र निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनता से दूरी, जवाबदेही की कमी तथा तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव भी यहाँ पर समस्याएं शामिल होती है। फिर वर्तमान समय में प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नौकरशाही को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन, नागरिक चार्टर जैसी व्यवस्थाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। अगर बात करें कि भारतीय नौकरशाही लोकतांत्रिक शासन की महत्वपूर्ण आधारशिला है, यदि इसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को बढ़ाया जाए तो ये प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुख बना सकती है। नेक्स्ट आपके लिए जो 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन को उत्तरदायी एवं नियंत्रित बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। भारत में संसद प्रशासन का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। संसदीय नियंत्रण का उद्देश्य प्रशासनिक मनमानी को रोकना एवं जनता के हितों की रक्षा करना है। संसद प्रशासन पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा नियंत्रित रखती है। प्रश्नकाल इसका सबसे प्रभावी साधन है। संसद सदस्य मंत्रियों से प्रशासनिक कार्यों एवं नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जिससे प्रशासन को उत्तरदायी बनना पड़ता है। नेक्स्ट आता है शून्यकाल एवं ध्यानाकर्षण प्रभाव। शून्यकाल एवं ध्यानाकर्षण प्रभाव भी प्रशासनिक समस्याओं को उठाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाता है। वित्तीय नियंत्रण संसदीय नियंत्रण का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। सरकार संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी कर नहीं लगा सकती तथा सार्वजनिक धन व्यय नहीं कर सकती। बजट, विनियोग, विधेयक, लोक लेखा समिति प्रशासनिक व्यय की जांच करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए
कि संसदीय समितियां प्रशासनिक नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाती है, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई और लोक उपक्रम समिति हो गई, प्रशासनिक कार्यों एवं वित्तीय मामलों की समीक्षा करती है और ये समितियां प्रशासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। हालांकि दलीय राजनीति, समय की कमी एवं तकनीकी जटिलताओं के कारण संसदीय नियंत्रण पूर्णतः प्रभाव नहीं हो पाता, फिर भी यह लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट, अतः कहा जा सकता है कि संसदीय नियंत्रण प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन है। अगला आपके लिए 12 नंबर प्रश्न है कि लोकपाल एवं मीडिया द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जितने विद्यार्थी देखो जुड़े हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं लगातार। यानी पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, पेपर फोर्थ की और पेपर थर्ड की, चारों पेपर आपको इसी यूट्यूब के अंदर मिलने वाले हैं और साथ में इसकी प्लेलिस्ट एक अलग कोर्स बना दिया जाएगा ताकि आपको पता चले इस वीडियो के संबंधित या इस वीडियो या इस सब्जेक्ट संबंधित कोई भी फैक्ट है या मान लो छोटा वीडियो है 2 मिनट का, 5 मिनट का, हम आपके लिए बनाएंगे ताकि आपको वो कंटेस्ट याद भी हो जाए और आपका एग्जाम भी बेस्ट हो। यानी आपने अगर एक बार अपनी मार्कशीट के अंदर परसेंट दायर कर दिए ना, वो आपके हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा तैयारी को अच्छे से मजबूत बनाएं ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आपको सफलता भी अच्छी मिलने वाली, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी, वो छोटे विद्यार्थी होने, आप सभी एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, आप करते हो तो आप ऐसी तैयारी इसके साथ कर सकते हो। बात करें लोकपाल की तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक होता है ताकि भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को रोका जा सके। भारत में लोकपाल एवं मीडिया प्रशासनिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। लोकपाल एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है जिसका उद्देश्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं संबंधित शिकायतों की जांच करना होता है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है और लोकपाल प्रधानमंत्री, मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकता है। जैसे लोकपाल प्रशासन में एक तो पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये नागरिकों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने का अवसर प्रदान करता है। इससे ईमानदारी, प्रशासनिक एवं जन विश्वास को वृद्धि होती है। इसी के साथ मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखता है और मीडिया भ्रष्टाचार, घोटालों एवं प्रशासनिक विफलताओं को उजागर कर जनता को जागरूक करती है। खोजी पत्रकारिता ने अनेक प्रशासनिक घोटालों को सामने लाकर सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया है। सोशल मीडिया ने नागरिकों की भागीदारी एवं प्रशासनिक जवाबदेही को और भी अधिक बढ़ाया। आज हम देखते हैं कोई भी आंदोलन हो, कोई भी आज मान लो उग्र आंदोलन का रूप ले रहा है या मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आज ऐसे अनेक कारण बने, जैसे मान लो आरक्षण का मुद्दा हो या कोई भी मान लो शिक्षा का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा है, हम आज अगर उठाते हैं तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और आज इसकी इतनी ताकत हो गई कि वो आज सफल भी होने वाले होते हैं विद्यार्थियों। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके साथ साथ इसको याद करना। और इसके साथ में हालांकि मीडिया में पक्षपात, फेक न्यूज ऐसी भी होते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि गोदी मीडिया होती है या मान लो कोई प्रकार के ऐसे गलत धारणाएं सूचना देती है। जैसे मान लो कोई पार्टी विपक्ष होकर या मान लो जैसे कांग्रेस वाली पार्टी है या मान लो कांग्रेस वाली बीजेपी वाली पार्टी है, उसके साथ मीडिया वाले मिलकर क्या बोलते हैं, वो उस न्यूज को तोड़ मरोड़ कर गलत बना देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, मीडिया को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि चौथा स्तंभ मानते हैं लोकतंत्र का। तो वो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेक न्यूज हो गया, आज अगर हम भी सोशल मीडिया या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं से भी अगर आप गलत न्यूज प्रचार करते हैं, जैसे मान लो किसी की मृत्यु होना या मान लो ऐसे जो अफवाह होती है वो भी आपको नहीं फैलानी चाहिए। या एग्जाम संबंधित कोई भी जैसे मान लो 100% आने वाला, ऐसा भी दावा नहीं करना चाहिए। क्या होती है, गलत चीजें होती है, भ्रामक चीजें होती है जिससे अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल सकती है। फिर वहीं लोकपाल की प्रभावशीलता राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं प्रशासनिक सहयोग पर निर्भर करती है। निष्पक्षता लोकपाल एवं मीडिया प्रशासनिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक साधन है जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय वित्तीय प्रशासन में बजट निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारतीय वित्तीय प्रशासन में बजट निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। विद्यार्थियों, वित्तीय प्रशासन किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है। सरकार की आय और व्यय का निर्धारण बजट के माध्यम से किया जाता है। बजट सरकार की आर्थिक नीति, विकास योजनाओं एवं प्रशासनिक प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होता है।
भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया संविधान एवं संसदीय परंपराओं पर आधारित है। भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय का वितरण वित्त मंत्रालय को भेजता है और वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों की जांच कर उपलब्ध संसाधनों एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बजट तैयार करता है। नेक्स्ट आपके लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः कई चरणों में होती है। जैसे पहला चरण अनुमान तैयार करने का होता है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न विभाग अपने आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। दूसरे चरण में वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों का परीक्षण करता है तथा आवश्यक संशोधन करता है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी प्राप्त होती है। बाद में भारत में केंद्रीय बजट सामान्यतः फरवरी महीने में संसद में प्रस्तुत होता है। जैसे वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण करते हैं और उसके पश्चात बजट पर सामान्य चर्चा होती है तथा विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर विचार किया जाता है और संसद की स्वीकृति के बाद विनियोग विधेयक, कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित किए जाते हैं। बजट केवल आय और व्यय का वितरण नहीं होता। आय मैंने आपको बता दिया, आय का मतलब होता है इनकम, यानी आपको आमदनी हो रही है, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो आय और व्यय का विवरण नहीं है, बल्कि ये सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख साधन भी होता है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार, विकास, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता या कोई प्रकार की छात्रवृत्ति देती है, कोई प्रकार की योजना होती है, स्कूटी योजना, अनेक प्रकार के राज्य के अंदर, देश के अंदर योजनाएं चलती है, वो सब बजट के अनुसार चलती है। फिर हालांकि बजट निर्माण प्रक्रिया में राजकोषीय घाटा, बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती है। इसलिए पारदर्शिता एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होता है। निष्कर्षतः बजट निर्माण भारतीय वित्तीय प्रशासन की केंद्रीय प्रक्रिया है जो सरकार की नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों को दिशा प्रदान करती है। अगला आपके लिए 14 नंबर प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की भूमिका एवं महत्व का विवेचन कीजिए विद्यार्थियों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि भारत की वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि जो नियंत्रक हो या सीएजी की जो पद है वो किस कब तक कहां तक है, ठीक है। तो 148 से लेकर 151 तक किया गया। सीएजी का प्रमुख कार्य सरकार के आय व्यय की जांच करना होता है। ये आपको छोटा वाला एबीसीडी वाला या वन लाइनर जो फैक्ट होता है वो आपको पूछ सकते हैं कि सीएजी का मुख्य कार्य क्या है। तो सारी सरकार के आय व्यय की जांच करना, वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना माना जाता है। इसे भारत की वित्तीय व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। फिर सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिससे इसकी निष्पक्षता एवं स्वायत्तता बनी रहती है। इसका कार्यकाल एवं सेवा शर्तें संविधान द्वारा सुरक्षित रखी जाती है ताकि सरकार इसके कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके। विद्यार्थियों, सीएजी का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का परीक्षण करना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सीएजी का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का परीक्षण करना है। यह जांच करता है कि सरकारी धन का उपयोग संसद और विधानमंडल द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं के खातों का ऑडिट भी सीएजी द्वारा किया जाता है। फिर सीएजी संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और संसद की लोक लेखा समिति, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्टों की जांच करती है। इस प्रकार सीएजी वित्तीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर समय समय पर सीएजी की रिपोर्टों में अनेक वित्तीय अनियमितताओं एवं घोटालों को उजागर किया है। जैसे इससे प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। ये संस्था सरकारी व्यय में मितव्ययिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने में सहायक साबित होता है। नेक्स्ट आपके लिए कि हालांकि बढ़ते प्रशासनिक कार्यों एवं तकनीकी जटिलताओं तथा राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियों सीएजी की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, फिर भी भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः कहा जा सकता है कि सीएजी भारतीय वित्तीय प्रशासन का प्रहरी है जो सरकारी वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं वैधानिकता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर प्रश्न आ गया कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता एवं प्रमुख सुधारों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट विद्यार्थियों, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जिनके भी पीडीएफ नोट्स लेने अच्छे से आपको पूरा उसके अंदर कवर होगा, तो ये जो नंबर दे रखे हैं 8955857877, आप इन पर मैसेज करें। आपको नाम मात्र शुल्क के अंदर, यानी आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको अलग प्राइस लगेगी और चारों सब्जेक्ट साथ में लगे तो कॉम्बो बहुत ही कम मात्रा में आपको रेट के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आपके लिए मैं चारों वीडियो लगा दूंगा विद्यार्थियों। बाकी आप क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने विद्यार्थी देखे ना, आपका कर्तव्य बनता है कि आप सारे विद्यार्थी कमेंट करें और साथ में बताएं कि हमें क्लास आपको कैसी लग रही है। फिर
बात करें अगर इसके उत्तर की, तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन की भूमिका केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विकास एवं जन कल्याण से संबंधित अनेक दायित्व निभाने पड़े, जैसे बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी परिवर्तन, लोकतांत्रिक अपेक्षाओं के कारण प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई और प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनाना होता है। भारतीय प्रशासन में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, विलंब, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं जवाबदेही की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से मौजूद रही है। इन समस्याओं के समाधान हेतु समय समय पर विभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे पहला पॉइंट होता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि 1966 का है। ये प्रश्न भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार का संबंध किससे, या मान लो ऑप्शन में आपको सन दे दे, 2006 दे दे, 1966 दे दे, 1956 दे दे, याद होना चाहिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने प्रशासनिक संगठन, लोक सेवाओं एवं केंद्र राज्य संबंधों से सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार दिए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार है वो 2005 का है, जिसने सुशासन, ई गवर्नेंस, नैतिक प्रशासन एवं नागरिक केंद्रित सेवाओं पर बल दिया। ई गवर्नेंस प्रशासनिक सुधारों का महत्वपूर्ण भाग है, जैसे डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाता है, इससे पारदर्शिता बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार एवं विलंब में कमी आई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। फिर नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, आरटीआई एवं लोकपाल जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासनिक संवेदना, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को मजबूत किया है। पंचायती राज एवं विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया है। हालांकि प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संसाधनों का अभाव तथा पारंपरिक मानसिकता जैसी बाधाएं सामने आई थी है, लेकिन इसलिए सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं जन सहभागिता आवश्यक मानी जाती है। इसलिए निष्कर्ष कहा जा सकता है कि प्रशासनिक सुधार आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितकारी बनाया जा सकता है। इसी के साथ विद्यार्थियों, आपके लिए ये क्लास यहीं तक होती है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। या मान लो आपको और वीडियो, मान लो जैसे मान लो पेपर 3 का जल्दी आने वाला, आपको 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएगा, तो आप आज पेपर के दिन देख रहे हैं या पेपर से कुछ दिन पहले देख रहे हैं, तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये कॉलेज के हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको देख सके, ताकि आपकी मदद भी हो और आपका एग्जाम भी और भी ज़्यादा बेस्ट हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं और पेपर 3 आपके लिए वीडियो जो है वो जल्दी आपके लिए आने वाला है।